इस बार दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस झुलसा देने वाली गर्मी में रोज भरी हुई बस में पसीने से लिपटे हुए लोगों के बीच ऑफिस जाना दिमाग और शरीर दोनों की वाट लगा देता है। मन नहीं करता अब दिल्ली में रहने का। हर तरफ गाड़ियों का शोर, धुआं, लगता है न जाने कितने दिनों से सांस न ली हो। काफ़ी जगह नौकरी के लिए आवेदन दे रखा है। एक दो जगह तो इंटरव्यू भी दे आया हूँ। देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। शुक्र है आज बस में सीट मिल गई है। चलो जरा मेल ही चेक कर लेता हूँ मोबाइल पर। अरे वाह, एक कंपनी है आयुर्वेदिक दवाइयों की उत्तरांचल में। उनका जवाब आया है। सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए मेरा चयन हो गया है। 10 दिन बाद मुझे ज्वाइन करना है। रहने के लिए कमरा मिलेगा मगर खाना खुद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दिल्ली की गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। अरे मेरा स्टॉप आ गया। चलो घर पहुंचकर सबको खुशखबरी सुनाता हूं और जाने की तैयारी करता हूं। मम्मी पापा सभी खुश थे क्योंकि हम असल में तो उत्तरांचल के ही हैं, पर पापा की नौकरी के कारण दिल्ली में रह रहे थे। इस कारण वापस अपने जड़ों से जुड़ने का मौका भी मिल रहा था। यहाँ से इस्तीफ़ा देकर कुछ दिन बाद मैं उत्तरांचल के लिए निकल गया। नेशनल कार्बेट पार्क के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, मोहान। वहीं यह आयुर्वेदिक दवाइयों की फैक्ट्री है जहां मेरी नौकरी लगी थी। मन खुश हो गया था मोहान पहुंचकर। सड़क के किनारे गांव और दोनों तरफ डरावना घना जंगल। फैक्ट्री का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक का था। फैक्ट्री के पास ही मुझे कमरा मिल गया था। पहाड़ी लोग बड़े ही सीधे होते हैं तो काम करने में मज़ा आ रहा था। गांव में शाम 7 बजे के बाद लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। बसें भी आनी बंद हो जाती हैं, कारण बाघ और हाथी का खतरा। सुनने में आया था कि बाघ कई बार लोगों को अपना शिकार बना चुका था। यहाँ पर एक और डर था और वो था भूत प्रेत, रात में घूमने वाली आत्माओं का। दिन में तो काम में व्यस्त रहता था तो कुछ महसूस नहीं होता था, पर रात को कभी कभी कुछ असामान्य सा लगता था उस कमरे में। मैं गहरी नींद में था। एक दिन अचानक से आँख खुल गई। ऐसा लगा मानो सर पर कोई हाथ फेर रहा हो, पर आसपास कोई नहीं था। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। मुझे लगा यह शायद मेरा वहम हो सकता है मैंने कोई डरावना सपना देखा हो, इसलिए किसी से मैंने इसकी चर्चा नहीं की। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे कमरे में कुछ असामान्य गतिविधियां चल रही हैं। मैं बड़ा व्यवस्थित किस्म का इंसान हूँ। फैक्ट्री जाने से पहले बिस्तर की चादर घर साफ करके जाता हूँ, पर आज जब शाम को फैक्ट्री से घर आया तो बिस्तर पूरा अव्यवस्थित पड़ा था, जैसे उस पर कोई सोया हो। एक दो लंबे काले बाल भी तकिए पर गिरे पड़े थे। पहले तो लगा शायद मैं भूल गया था बिस्तर ठीक करना, लेकिन फिर मेरे मन में अचानक एक प्रश्न कौंधा कि ये लंबे काले बाल आखिर कैसे तकिया पर आए। अचानक ही मेरे मन में भूत प्रेत की बातें आने लगीं। दिमाग घूम रहा था। घबराहट के मारे पूरी शर्ट पसीने से भीग गई थी कि अचानक से लाइट चली गई, जिससे मैं बुरी तरह से डर गया। सांसें भी शताब्दी की स्पीड में चलने लगी थी। घर से बाहर भी भाग नहीं सकता था। अंधेरा हो गया था। बाहर घुप अंधेरा था। शहरों की तरह यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती और लोग भी जल्दी सो जाते हैं। मरता क्या न करता। हनुमान जी की शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब पंखा चलने की टक से आवाज़ हुई तो आँख खुली। पंखा ज़ोरों से चल रहा था और बल्ब टिमटिमाता हुआ चमक रहा था।
मैं थक चुका था इस सारे प्रकरण से। चुपचाप नीचे चादर बिछाकर सो गया। उस पलंग पर सोने की हिम्मत नहीं थी अब मेरी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो कल मेरे साथ हुआ वो मेरा वहम था या मेरा डर मुझे ही बुने भ्रमजाल में उलझा रहा था। आज फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं जंगल की ओर चला गया था, सुकून की तलाश में। थोड़ी शांति चाहता था। कल रात हुई घटनाओं का अवलोकन करना चाहता था। जानना चाहता था कि वो सत्य था या मेरे मन द्वारा फैलाया भ्रमजाल था। पेड़ के नीचे बैठा था। नदी आज शांति से बह रही थी। कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गया। सपने में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ कोई खींचकर मुझे उठा रहा हो। इतनी जोर से हाथ खींचा था कि मेरे हाथ में दर्द होने लगा और मैं चिल्लाकर उठ गया। देखा तो शाम हो गई थी और मेरा हाथ दर्द कर रहा था। हाथ पर निशान भी थे, जिसे देखकर मैं हड़बड़ा गया और बेतहाशा जंगल में भागने लगा, सड़क की ओर आने के लिए। मेरा गला सूख रहा था। किसी तरह मैं गिरते पड़ते फैक्ट्री तक पहुंचा। अपने घर जाने की हिम्मत नहीं थी। रात को मैं अपने मैनेजर के घर चला गया। वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया और पूछने लगे, यह क्या हाल बना रखा है? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे पहले पानी दीजिए, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। एक सांस में मैं सारा पानी पी गया। मैंने मैनेजर को सब बता दिया, शुरू से लेकर अंत तक। मुझे नहीं पता आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे कि नहीं, मगर यह सब सच है। फिर मैनेजर ने कहा, पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है। शायद तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा का साया है। मुझे लगता है वो एक लड़की है और तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। अगर उसे नुकसान ही पहुंचाना होता तो वो तुम्हें जंगल में शाम के समय घर जाने के लिए नहीं उठाती। कुछ तो है। कल सुबह एक आदमी के पास ले चलूँगा। हो सकता है तुम्हारी समस्या का कोई हल मिल जाए। तुम सो जाओ आराम से। हनुमान जी का नाम जपते रहना। हनुमान जी का नाम जपते जपते मुझे नींद आ गई। अगले दिन जिस आदमी से मिलने जाना था वो मिला नहीं। दूसरे गांव गया हुआ था किसी की भूत पूजा के लिए। मैं फैक्ट्री चला गया मैनेजर के साथ काम के लिए। रोज की तरह काम करके मैं अपने घर चला गया। मैनेजर के घर कितने दिन रुकता। आज घर पूरा व्यवस्थित था। बिस्तर में एक भी सिलवट नहीं थी। मैं हैरान था क्योंकि मैंने उस दिन घर ठीक नहीं किया था। यूं ही डर के मारे छोड़कर भाग गया था। नीचे बिछी हुई चादर पर सिलवटें थीं और 2-3 काले लंबे बाल भी। मैं आज डरा नहीं। आज मुझे मेरे सवालों के जवाब जानने थे। जो कुछ भी होगा मेरे साथ मैं उसके लिए तैयार था। इतना तो समझ ही गया था कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रात गहराती गई। मैंने खाना खाया और एक कोने में बैठ गया आंख बंद करके। न जाने कब मेरी आंख लग गई। आधी रात हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा था। सुनाई दे रही थी तो बस झिंगुर की आवाज़ें। ऐसा लगा जैसे मैं किसी के गोद में लेटा हूँ और वो मेरे सर पर हाथ फेर रही है। मैं झटके से उठ गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। हिम्मत करके मैंने ज़ोर से पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मुझे रोज़ रोज़ डरा कर मारने से तो अच्छा है एक बार में ही ख़त्म कर दो। तभी रोने की आवाज़ आने लगी। तुम्हें याद है तुम बचपन में अपने माता पिता के साथ कून खेत गांव में रहते थे। एक लड़की थी लक्ष्मी, जिसके साथ तुम खेला करते थे।
जंगल में गाय चराने जाया करते थे, नदी में नहाते भी थे। एक ही कक्षा में तुम और वो पढ़ते थे। पाठशाला से आते वक्त तुम नदी के किनारे आधी बची हुई मड़वे की रोटी और चटनी खाया करते थे। जब तुम 11 साल के हुए तो तुम्हारे पिता की अच्छी नौकरी लग गई दिल्ली में और तुम्हारा सारा परिवार दिल्ली चला गया। तुम लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गया और बचपन का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने घबरा कर पूछा, तुम यह सब कैसे जानती हो, जबकि इतना तो मुझे भी याद नहीं। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं वही लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे साथ बचपन का लगाव बड़े होते होते तक प्यार में बदल गया और मैं सोचती शायद तुम कभी तो वापस आओगे गांव और मैं तुमसे अपने मन की बात कहूँगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कहूँ। दिल्ली के माहौल में घुलने की जद्दोजहद में गांव को लगभग भूल चुका था और पापा ने कभी रुचि भी नहीं दिखाई गांव जाने की। एक बात जानना चाहता हूँ, तुम इस रूप में कैसे और मुझसे क्या चाहती हो? मेरा डर लगभग खत्म हो चुका था। उसने कहा, मैं एक दिन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई थी और गलती से पीछे छूट गई। सब लोग आगे निकल गए। मैंने सोचा छोटे रास्ते से जाऊंगी तो जल्दी अपनी सहेलियों को पकड़ लूंगी, पर वो छोटा रास्ता मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। कुछ अंग्रेज लोग कून खेत के रिसोर्ट में ठहरे हुए थे और वो जंगल में घूम रहे थे। उनमें से 2 को मैं जानती थी। रिसोर्ट में सफाई करने जाती थी तो देखा था वहाँ। बहुत गंदी नज़र थी उनकी। वह गंदी नज़र मुझ पर पड़ गई और मुझे अकेला देखकर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और फिर मुझ पर छुरी से कई बार किए, जिससे मेरी मौत हो गई। उस डरावने घने जंगल में कौन सुनता मेरी आवाज़, और मैं खामोशी से मर गई। अगले दिन मेरे माता पिता के साथ गांव वाले जंगल आए मुझे ढूंढने के लिए। मेरी आधी खाई हुई लाश उन्हें मिली। सबने यह समझ लिया कि मैं शेर का शिकार बन चुकी हूँ, जबकि मैं आदमियों का शिकार बन चुकी थी। मेरी कहानी इसी तरह खत्म हो गई। तब से मैं ऐसे ही भटक रही हूँ, आत्मा बनकर। मैंने पूछा, उन अंग्रेजों का क्या हुआ? उन्हें भी शेर ने खा लिया मेरी तरह। यह कहते हुए वो जोर से हंसने लगी। मैं समझ गया उनको लक्ष्मी ने ही मारा था। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। अब मैंने फिर पूछा, मुझसे क्या चाहती हो तुम? उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं एकदम शक पका गया। अगर झट से उसे ना कहता तो वो हिंसक भी हो सकती थी। मैंने समझाते हुए कहा, तुम तो हवा की तरह हो, जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। ऐसे में शादी का रिश्ता कैसे टिकेगा? समाज को कैसे समझाऊंगा? लोग मुझे पागल कहेंगे। वो झट से बोली, 2 रास्ते हैं, या तो तुम मेरी तरह आत्मा बन जाओ, यानी तुम्हारी आकस्मिक मौत हो जाए, या जिससे तुम शादी करोगे मैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। शरीर उसका होगा मगर आत्मा मेरी होगी। बोलो, कौन सा रास्ता मंजूर है तुम्हें? अगर मैं ना कहता तो उसी वक्त स्वर्ग सिधार जाता। मैंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और इसी तरह सुबह हो गई। वो चली गई। मैनेजर शाम को मुझे अपने घर लेकर गया, जहां मैंने उसे कल की घटना सुनाई। वो भी बहुत डर गया था। उसने घर में भूत पूजने वाले को बुलाया था। वो थोड़ी ही देर में आ गया। उसका नाम था सोमनाथ। उसने
कुछ चावल के दाने हाथ में लिए और गढ़वाली में मंत्र बोलने लगा और चावल मेरे ऊपर फेंकने लगा, जिससे मैं तिलमिला उठा। जिससे बचने आया है तू, वो तेरे कंधे पर बैठी है और उसे सब पता है तू कहाँ जाता है, क्या करता है, पर केवल रात में ही उसकी शक्तियाँ जागृत होती हैं, इसलिए दिन में तुझे कुछ महसूस नहीं होता। वो मेरे शरीर पर पानी के छींटे मारता है और मैं जोर से चिल्लाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आता है तो वो मेरे नाखून के टुकड़े, सर के 2-3 बाल, मेरे पहने हुए कपड़े लेकर एक गठरी में बांध देता है। मुझे नहाकर साफ कपड़े पहनने को कहता है। उसके बाद मेरे गले में एक ताबीज बांध देता है और कभी न उतारने के लिए कहता है। उसने कहा, सुबह होते ही मोहान छोड़कर दिल्ली निकल जाओ, यहाँ रहोगे तो फिर से आ सकती है तुम पर। उसे ज़्यादा दिन तक बांध कर रखना मुमकिन नहीं है। मैंने मैनेजर की तरफ देखा। वो बोले, जान से ज़्यादा कुछ अनमोल नहीं, मैं सब संभाल लूँगा, यहाँ से तू चला जा। मैंने सोमनाथ और मैनेजर का धन्यवाद किया और सुबह की बस से दिल्ली के लिए निकल गया, बिना अपना सामान लिए उस घर से।